हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स बाय वर्षा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर में से जनरली 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। 4 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। दूसरा होता है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। थर्ड इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फोर्थ इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो मेन टॉपिक्स हमारे ये हैं जो हम एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से हमने पढ़ा था दैट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस एंटिसिपेट नो इनकम। तो इसमें भी यही है कि अगर हमारे एम्प्लॉयज हैं तो हो सकता है फ्यूचर में हमें कुछ उन्हें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ जाए। अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें उन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं, हम प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से संभाल के रख रहे हैं कि अगर बाय चांस हमें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ जाए तो एकदम से खर्चा हमारे सर पे नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा प्रोविजन होता है, रिजर्व होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब पार्टनर्स आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। दो चीजें होती हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म ही डिसॉल्व हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म हमारी डिसॉल्व हो गई है, सारे ऑपरेशंस बंद हो गए हैं, बिजनेस हमने बंद कर दिए है, एसेट सारे सेल आउट कर दिए और लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी। वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब है कि हमने पार्टनरशिप डिसॉल्व की है, मतलब पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व करके हमने नई पार्टनरशिप बनाई है। इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज आल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये 1 मार्क में आता है, ये लिख लीजिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज आल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कंस्टिट्यूट करना मतलब बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोबारा बनाना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म करके हम नई पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। इसमें हमारे इंक्लूड होते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। और जब हमारी फर्म ही हम सारे ऑपरेशंस बंद कर देते हैं उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में जनरली ये क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट कैलकुलेट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उससे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये रिजर्व हमने वर्कमैन को, एम्प्लॉइज को कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया था कि हो सकता है हमें पे करना पड़ जाए। अभी तक लायबिलिटी इंकर नहीं हुई है, हमने सिर्फ प्रोवाइड किया उसे, हमने उसके लिए रिजर्व बनाए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एज वी नो ऑल रिजर्व्स, ऑल प्रोविजंस हैव द क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है या वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन it has to be distributed among all partners in old ratio। ये हमें खत्म करना ही करना होता है। हमारे कुछ फ्री रिजर्व्स होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सब हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर ही देते हैं। वो हम अपने बुक्स में मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स ने मिलके अपनी मेहनत से प्रॉफिट कमाया है, तो हम ही उनमें डिवाइड कर देते हैं। मगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सम केसेस, कितना आपका क्लेम आया है उस हिसाब से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। अभी तक हमने ये समझा है। तो इसके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। हम मान लेते हैं दैट 2 पार्टनर्स ए एंड बी, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. Case 1, you are given workman compensation reserve of 50,000 और हमें कुछ भी गिवन नहीं है, या तो कुछ भी गिवन नहीं है या हमें गिवन है there is no workman compensation claim। तो पहला केस workman compensation reserve is 50,000, workman compensation claim is 0।
तो ये रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व बन जाएगा। इसे हम पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्योंकि ये पुराने पार्टनर से प्रॉफिट अर्न किया था जिसमें से मैंने ये अलग रखा था, तो हम उन्हीं में ये डिवाइड कर देते। ये कंसेप्ट हमारा पूरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चलेगा, बेशक ये चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट सब टॉपिक्स में सेम रहता है। केस सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व है आपका 50,000 का और क्लेम है 30,000 का। मतलब आपने पिछले प्रॉफिट में से 50,000 का रिजर्व बना रखा था, मगर जब हमारा रिकंस्ट्रक्शन का टाइम आया तो हमें पता लगा कि एक्चुअली हमें 30,000 पे करने हैं। तो केस सेकंड इज व्हेन देयर इज रिजर्व व्हिच इज ग्रेटर देन क्लेम। तो रिजर्व तो मुझे डेबिट करना ही करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000, ये तो मुझे खत्म करना ही करना है। क्लेम मेरी लायबिलिटी है, मुझे फ्यूचर में पे करना है, तो इसे मैं क्रेडिट कर दूंगी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। बैलेंसिंग फिगर मेरी क्रेडिट में आ रही है, मतलब मेरा रिजर्व बच गए हैं। देन अगेन इट विल बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। 20,000 बच गए, तो इसे मैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर। इसका बड़ा सिंपल फंड है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब अगर आगे के एंट्रीज केसेस कर रहे हैं, मगर बेटर है आप पहले खुद ट्राई करें। बड़ा सिंपल सा फंड है, सिंपल एक रूल फॉलो करो, आपके सारे केसेस बन जाएंगे। रिजर्व आपका खत्म होना ही होना है, पूरा रिजर्व डेबिट हो जाएगा। क्लेम मेरी लायबिलिटी है जो फ्यूचर में पे करनी है, वो क्रेडिट होगी ही होगी। आपने रिजर्व को डेबिट किया, क्लेम को क्रेडिट किया। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो मतलब नुकसान हो रहा है, क्लेम ज्यादा है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आती है मतलब रिजर्व बच गया है, तो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये अमाउंट इट विल डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। केस 3, when workman compensation reserve is equal to workman compensation claim। तो हम मान लेते हैं workman compensation reserve is 50,000 and workman compensation claim is also 50,000। तो इस केस में रिजर्व तो मैं डेबिट करूंगी ही करूंगी, क्लेम में क्रेडिट करूंगी ही करूंगी, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, ये तो होना ही होना। अब आप देखेंगे बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया तो इसलिए ना बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आई ना क्रेडिट में आई। ये हो गया हमारा केस 3। केस 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब आपका रिजर्व है 50,000 और क्लेम है 60,000। तो जैसे मैंने कहा रिजर्व तो आपको डेबिट करना ही करना है, क्लेम क्रेडिट करना ही करना है। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है, सो इट विल ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज 10,000। ये लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हम इसे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले डेबिट होता है, इसे क्रेडिट कर देंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 था, इसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। केस 5,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 0 एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 10,000। तो रिजर्व तो कुछ है नहीं, क्लेम है, क्लेम हमें क्रेडिट करना होता है, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और डेबिट बैलेंस से फिगर डेबिट में आ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मेरी नई बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगा, और रिवैल्यूएशन लॉस को हम डिवाइड कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 old partners old ratio। आप आराम से अभी ये समझिए, सारे क्वेश्चंस और सारी ये जो हमारे बोर्ड की जितना मैंने लिखा है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप क्वेश्चंस करके इसके सॉल्यूशन उसमें से चेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी और इन्वेस्टमेंट का भी जो भी हम करने वाले हैं, इसमें से अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, या जो हमारा 6 मार्क का क्वेश्चन आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला उसमें भी आ सकता है, आएगा जरूर। तो इसीलिए बड़े ध्यान से करिए, और एक एग्जाम्पल भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लो आपकी गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कहते हैं, सेम मतलब होता है इसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वन एंड द सेम है। इसका मतलब होता है जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल है शेयर्स ऑफ गोल्ड। आप लोगों को ये पता है रोज गोल्ड की शेयर्स की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, मतलब फ्लक्चुएट करती रहती है। तो अगर हमने किसी और कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है या किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो प्रूडेंस की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, बढ़ने की तो हम सोचते भी नहीं है, हम सोचते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। तो उसके लिए हम अलग से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना के रखते हैं। तो जब हमारा रिकंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम हमें ये रिजर्व खत्म करना ही करना होता है। अगर वो एग्जांपल ले रहे हैं, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1 and new profit sharing ratio is 2:1. Case 1, when there is no change in value of investment. आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है 10,000। ऑल रिजर्व ऑल प्रोविजंस हैव द क्रेडिट बैलेंस। तो इसीलिए जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। इन्वेस्टमेंट एसेट है उसका डेबिट बैलेंस होगा और फंड का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो पहला केस कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, सेम है। तो इस केस में मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म करना ही करना है। पहले क्रेडिट बैलेंस था, उसको खत्म करने के लिए मैं डेबिट कर दूंगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इट विल बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। 10,000 का हमारा फंड था, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ये सिंपल देखिए, ये सारे जो उन्होंने रिजर्व बनाए हैं, प्रोविजन बनाए हैं, ये सब पार्टनर से बनाए, तो इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम ये सारे अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। केस सेकंड, decrease in the value of investment is less than the amount of investment fluctuation fund। आपको बैलेंस शीट गिवन है, इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है 10,000 और आपको एडजस्टमेंट में गिवन है या बैलेंस शीट में गिवन है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 95,000। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से कम हो गई है।
हमारे पास फंड है 10,000 का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है 5,000। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो मुझे खत्म करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट जितने से डिक्रीज हो रही है उसको मुझे क्रेडिट करना ही करना है। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट में आएगी तो इट विल बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो डू एज कैपिटल, sorry, old partners old ratio। Case 3, when decrease in the value of investment is equal to investment fluctuation fund। आपको बैलेंस शीट गिवन है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, market value of investment is 90,000 and investment fluctuation reserve या investment fluctuation fund is 10,000। तो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से डिक्रीज हो गई है और रिजर्व भी मेरा 10,000 का है। तो रिजर्व तो मुझे खत्म करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काउंट डेबिट 10,000। इन्वेस्टमेंट जितने से डिक्रीज हो रही है वो मुझे क्रेडिट करनी ही करनी है। अब इससे कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरा खत्म हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में नई बैलेंस शीट में 90,000 पे दिखा दूंगी। केस 4, when decrease in the value of investment is greater than the amount of investment fluctuation, you are given value of investment to be 1 lakh, market value of investment is 85,000 and investment fluctuation fund it is 10,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मुझे खत्म करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट मेरी 50, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज 10,000, इन्वेस्टमेंट मेरी डिक्रीज हो रही है 15,000 से, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन लॉस है तो इसे मैं खत्म कर दूंगी नेक्स्ट एंट्री में। यहां पे डेबिट हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5,000 का लॉस था उसे हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। केस 5 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। केस 5, when the value of investment increases, बैलेंस शीट गिवन है, इन्वेस्टमेंट हमें बैलेंस शीट में गिवन है 1 लाख की और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है से 10,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मुझे खत्म करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अब इसमें इन्वेस्टमेंट तो डिक्रीज हो नहीं रही तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू एज कैपिटल 5,000 टू बीज कैपिटल 5,000। फिर नेक्स्ट एंट्री में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है हम वो शो कर देंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है मतलब उन्हें डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है 10,000 से। अब ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है इसे हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हमारा 10,000 का प्रॉफिट है
ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये केस मार्क कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा ये केस आता है, इसमें 3 एंट्रीज होती हैं, कोई भी एंट्री आप क्लब नहीं कर सकते। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट केस सिंपल है, इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम इसी के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट केस, इन द बैलेंस शीट यू आर गिवन इन्वेस्टमेंट of 1 lakh and the market value of investment is 90,000। आपका कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो इस केस में हम इसे रिड्यूस करेंगे थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नॉर्मल है ये, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है, और इस रिवैल्यूएशन लॉस को हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जितने भी पुराने पाप और पुण्य होते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लास्ट केस, सब में हम रूल वही फॉलो कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म करोगे, जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वहां तक लाओगे, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आती है तो पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। सब में हमारी ट्रीटमेंट हुई है, बस लिखने का तरीका अलग है, केस पे डिपेंड करता है, मगर ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, तो इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 1 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,10,000, तो इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फायदा हो रहा है हमें। Now this revaluation profit will be divided among old partners in old ratio। अगर हम पूरे क्वेश्चन में फुल क्वेश्चन में ट्रीटमेंट करते हैं तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस अलग से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती, मगर अगर सिर्फ एंट्रीज पूछी जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके हमें दिखाना पड़ता है। जब भी प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आई होप इट्स क्लियर। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कर लिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अगर कभी भी हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बनो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बनो, हमें निकालनी है सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस कब होगा? लॉजिकली अगर हम सोचे सैक्रिफाइस कब होगा, पहले ही ज्यादा मिल रहा था और अब कम मिल रहा है, उसको हम सैक्रिफाइस कहेंगे। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखना, दोनों फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो लॉजिकली अप्लाई कर सकते हो कि सैक्रिफाइस मतलब पहले से कम मिल रहा है तो ओल्ड शेयर ज्यादा था, गेन हमारा इससे उल्टा हो जाता है, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सैक्रिफाइस का उल्टा हो जाएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। Om and Shyam are sharing profit and losses equally. With effect from 1st April, they agree to share profits in the ratio 4:3. Calculate individual partners' gain or sacrifice due to change in profit sharing ratio. ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। Om and Shyam, they are sharing profits and losses equally. New profit sharing ratio is 4:3। सैक्रिफाइस का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। तो सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड शेयर था 1/2, न्यू शेयर है 4/7।
सो 7 माइनस 8 माइनस 1/14 मतलब वो गेन कर। और अगर हम सेक्रीफाइस ऑफ एस निकालें 1/2 माइनस 3/7 दैट इज 1/14 वो सेक्रीफाइस। क्वेश्चन 2, A, B and C, they are sharing profits in the ratio 5:3:2. New profit sharing ratio is 5:2:3. Sacrifice हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइस ऑफ ए, ओल्ड शेयर था इसका 5/10, न्यू शेयर भी है 5/10, मतलब उसने ना कोई सैक्रिफाइस किया ना कोई गेन किया। सैक्रिफाइस ऑफ बी, ओल्ड शेयर था 3/10, न्यू शेयर है 2/10, इसका मतलब है उसने सैक्रिफाइस किया है 1/10 का। सैक्रिफाइस ऑफ सी, ओल्ड शेयर था 2/10 माइनस न्यू शेयर 3/10 माइनस 1/10 मतलब उसने गेन किया। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्कर में जनरली एमसीक्यू में आता है। तुमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए, थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जो भी पुराने पार्टनर्स के पाप और पुण्य है वो उनमें डिवाइड होने ही होंगे। अगर जो भी एसेट साइड में गिवन होता है आप समझ लो वो पाप है, वो माइनस होते हैं। जो भी हमारी लायबिलिटी साइड में गिवन होता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, वो सब हमारे पुण्य है, वो ऐड होते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो कई बार पार्टनर जो फर्म होती है वो कहती है हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमें जनरल रिजर्व है या कोई भी अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है या बिल्डिंग आपकी बढ़ गई है, मशीनरी घट गई है, हमें उनकी डिफरेंस जो है वो दिख तो रहा है मगर मैं बुक्स में इंकॉर्पोरेट नहीं करना चाहती। तो हम वी यूज द कंसेप्ट ऑफ नेट इफेक्ट। उसमें हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन। कोई भी पार्टनर या तो सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा। सैक्रिफाइस का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो हम पहले निकाल लेंगे सैक्रिफाइस और गेन। सेकंड स्टेप पे हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मतलब जिस चीज से भी हमें फायदा हो रहा है, जो भी हमें अच्छा लग रहा है उन सबको प्लस करते जाओगे, जो भी पुण्य है उन सबको प्लस करते जाओगे, और जो भी एसेट साइड में गिवन होता है, जो भी हमारे पाप है वो सब माइनस कर देंगे। जब हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे या लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, फायदा है तो हम प्लस कर देंगे, एसेट कम हो जाएंगी या लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, नुकसान है तो हम माइनस कर देंगे। तो नेट इफेक्ट, गुडविल, न्यू गुडविल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, increase in asset, decrease in liabilities, then जितने भी हमारे पुण्य में दैट इज जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो सब रिजर्व्स हैं वो सब हम प्लस कर देते हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे लेस, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, जो भी हमारे पाप है, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेबिट एक्सपेंडिचर जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, अक्सर इसी में गलती होती है, एंड रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, ये सब हम लेस कर देंगे। इन सब को प्लस माइनस करने के बाद आता है हमारा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट आपका प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड स्टेप होता है हमारा, इफ नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव, मतलब आपको फायदा ज्यादा हो रहा है, तो हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव, गेनिंग पार्टनर, क्योंकि जो गेन कर रहा है ही हैज टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। और इसमें हमारा आ जाता है फॉर्मूला जो होता है दैट इज नेट इफेक्ट इनटू गेन और इनटू गेन, और यहां पे नेट इफेक्ट इनटू सैक्रिफाइस। और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो उल्टा कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें उल्टा आ जाएगा। तो आप दूसरा याद मत रखिए, हमेशा याद रखिए अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर नेट इफेक्ट उल्टा हो जाएगा तो हमारी एंट्री भी उल्टी हो जाएगी। चलिए इसे क्वेश्चन करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर की यूएसपी है। बाकी सब टॉपिक्स और चैप्टर से भी कवर हो जाते हैं, ये टॉपिक इसी चैप्टर की यूएसपी है। जनरली 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आता है, तो बहुत आराम से इसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी टॉपिक है। X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. X, Y, Z. All profit sharing ratio is 5:3:2. New PSR हमें given है 2:3:5. तो अगर सैक्रिफाइस का हम फॉर्मूला अप्लाई करें, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो सैक्रिफाइस ऑफ X, it would be 5/10 minus 2/10, which is equal to 3/10. Sacrifice of Y, 3/10 minus 3/10, that is equal to 0. Sacrifice of Z, 2/10 minus 5/10, which is equal to minus 3/10, मतलब वो गेन कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। तो अगर हम नेट इफेक्ट निकालें इसमें, नेट इफेक्ट जनरल रिजर्व हमें फायदा हो रहा है, प्लस कर देंगे। जनरल रिजर्व 6000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, मतलब आपका प्रॉफिट है 24,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हम माइनस कर देंगे 12,000, सो नेट इफेक्ट इज 18,000। हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जेड गेन कर रहा था तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन होता तो हम करंट अकाउंट से करते हैं। Z कैपिटल टू X कैपिटल 18,000 इंटू 3/10, 5400। ये हमारा आंसर है। पहले हमने गेन और सैक्रिफाइस निकाला, फिर हमने नेट इफेक्ट निकाला, फिर हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसमें जो ऊपर की दोनों चीजें हमने कैलकुलेट की थी वो यूज कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पता कैसे लगेगा कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ये मेथड यूज करना है। इसमें देखिए लिखा है दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग दिस विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग सिंगल एंट्री। इसमें ये लाइन जब गिवन होती है सबसे इंपॉर्टेंट है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर ये स्टेटमेंट गिवन नहीं होती तो हम जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिवाइड कर देते और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो हमारी बुक्स में ये खत्म हो जाता है। मगर क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना, सिर्फ एडजस्ट करना। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कब ये सिंगल एंट्री करनी है, कब डिवाइड करना है। तो जब क्वेश्चन में लिखा हो विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री एंड यू हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब सिंगल एंट्री पास करनी है, तब हम ये चीज फॉलो करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
Question 27. A, B, and C sharing profit loss in the ratio 2:2:1. They decide to share profit with effect from 1st April in the ratio 5:3:2. They decide not to change the value of asset and liabilities in the book. The book value of revised value of asset and liabilities are given. Pass adjustment entry. मतलब हमें ये वाला मेथड फॉलो करना है. एग्जैक्टली सेम स्टेप है. पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू. तो सैक्रिफाइस ऑफ ए, ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू शेयर है 5/10. तो 1/10 वो गेन कर रहे हैं. सैक्रिफाइस ऑफ बी 2/5 माइनस 3/10, 1/10 सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस ऑफ सी, ओल्ड शेयर था 1/10, न्यू शेयर है उसका 2/10, 1/5 minus 2/10, 0. Second step is calculation of net effect. मशीनरी हमारी इंक्रीज हो रही है तो डिफरेंस लेंगे 50,000. कंप्यूटर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं 25,000. क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, फायदा हो रहा है. क्रेडिटर्स 15,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज बढ़ रही है बाय 10,000. तो नेट इफेक्ट इज 30,000. हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो एज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल 30,000 इंटू 1/10 दैट इज 3,000. ये हमारी एंट्री हो गई गेनिंग टू सैक्रिफाइस. Question 28. A, B and S are partners sharing profits in the ratio A, B, S in the ratio 5:3:2. New PSR given है 2:5:3. Land, तो पहले हम सैक्रिफाइस निकाल लेंगे. हमारा फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो सैक्रिफाइस ऑफ A 5/10 minus 2/10 that is 3/10. Sacrifice of B 3/10 minus 5/10 2/10 gain. Sacrifice of C 2/10 minus 3/10 minus 1/10 that is gain. Second step होता है calculation of net effect. Land having book value of 1 lakh was found undervalued by 2,50,000. मतलब वो हमने कम पे दिखा रखी थी, अब हमें बढ़ानी है. तो लैंड 2,50,000 and stock having book value of 4 lakh was found overvalued by 3 lakh. मतलब हमें अब ये कम करनी है. तो स्टॉक माइनस 3 लाख. नेट इफेक्ट आ रहा है हमारा माइनस 50,000. तो अगर पॉजिटिव आता है हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. अब क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो उल्टी कर देंगे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग. तो हमारी एंट्री हो जाएगी, इसमें सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 50,000 into 3/10
50,000 into 2/10 and 50,000 into 1/10. That is 15,000, 10,000 and 5,000. तो हमने अभी तक जो किया है दैट वाज ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसमें और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में सिंपल आपको याद रखना है जो हमारा पुराना रिजर्व है, फंड है, वो तो डेबिट होना ही होना है, खत्म होना है। जितने से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जितने क्लेम आ रहा है वो क्रेडिट होनी है। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट में आता है तो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। फिर हमने गेनिंग और सेक्रीफाइस, गेन और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला किया है। सिर्फ सेक्रीफाइस का याद रखो, गेनिंग तो उससे उल्टा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ये वाले क्वेश्चंस हैं, 3 स्टेप होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये चीज है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेथड यूज कब करना है। तो जब आपको एसेट्स लायबिलिटीज की रिजर्व की वैल्यू चेंज नहीं करनी, जब आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तब हम ये मेथड फॉलो करते हैं। प्लस अगर आप ये हमें लिखा हो पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तब हमें ये मेथड यूज करना है। आपको 3 स्टेप होते हैं, पहले हम गेन और सैक्रिफाइस निकालते हैं, फिर नेट इफेक्ट निकालते हैं और फिर एंट्री करते हैं। That's all for today. Have a nice day.